लिहाजा उन्होंने हम 3 लड़कों को भेजा वहाँ अफ्रीका, सेंट्रल अफ्रीका, नैरोबी, केन्या। तो वहाँ पे भी एक मदरसा था। वहाँ जाके बहरहाल जो छोटे बच्चों को पढ़ाने का जिम्मेदारी हमको मिला अपने घर से। मैंने मोहल्ले से ही। तो मोहल्ले में हमने जो भी जितने भी बच्चे मिलते थे उन सबको घर के अंदर ही दीनियात भी, कुरान भी, इसके अलावा जो इनके गवर्नमेंट स्कूल के सिलेबस होते थे 5 तक के, उसमें भी हम जो है उनको वो भी पढ़ाते थे सर्दियों में। सर, और एक इम्पॉर्टेंट सवाल ये है कि आप जमाअतुल उलमा इस्ना अशरिया करगिल लद्दाख, जो एक इन्फ्लुएंशियल, अगर खित्ते लद्दाख की बात करें तो एक इन्फ्लुएंशियल रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन माना जाता है सर, उसके भी आप स्पोक्स पर्सन रहे, और साथ ही साथ इस दौरान आपको क्या मुश्किलें देखी और कैसे इन्हें हल करने की आपने कोशिश की जब आप एज ए स्पोक्स पर्सन थे जमाअतुल उलमा इस्ना अशरिया? जी, एक दौर ऐसा भी आया। आप मरहूम शेख अहमद मोहम्मदी साहब के बहुत करीबी रहे हैं, और साथ ही साथ उनके साथ आपका ताल्लुक़ कैसा था और आपने उनसे क्या सीखा अभी तक? हुसैन साहब, जिस वक्त हम इस्लामिया स्कूल में स्पोक्स पर्सन के तौर पर फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे, तो बहरहाल उस दौर में करगिल वालों का तो ये मुतालबा था नहीं कि हमें यूटी मिल जाए। यूटी के मुखालिफ थे करगिल वाले। लेह वाले यूटी के हक में जो है हमेशा रहे हैं। बहरहाल यूटी मिल गया और लेह में बहरहाल लोग से रिलेटेड लद्दाख के लोगों की जो है एक बड़ी मांग रही है स्टेटहुड और 6 शेड्यूल को लेके, मगर अभी तक इस पर कोई फैसला नहीं आया। आपने भी अभी फरमा रहे थे कि क्या ये मांग हकूक़ की जंग है या सिर्फ एक सियासी नारेबाजी? बहरहाल मेरा जहाँ तक कहना है ये हकीकी मांग होना चाहिए कि हम जो कुछ भी करते हैं ना, ये एनर्जी होता है असल में, एक बैड एनर्जी या गुड एनर्जी। और रिश्वतखोरी एक ऐसी बैड एनर्जी है, वो जमा होते 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 जमा हो के जो है एक दिन ऐसा हो जाता है वो उसका जो है उसकी आफत जो है या खुद पे गिर जाती है या उसके फैमिलियों में से किसी के ऊपर उसकी आफत को किसी न किसी तरह से आना है। करप्ट ऑफिसर के लिए एक शब्द, करप्ट ऑफिसर जो है वो जालिम हुआ करता है, और जालिम का अंजाम जो है वो जहन्नम है, और दुनिया में भी उसको खैर नहीं होगा, आखिरत में भी नहीं। करगिल के नौजवानों का सबसे बड़ा मसला, सबसे बड़ा मसला जो है वो है बेरोजगारी। लद्दाख का सबसे बड़ा चैलेंज अपनी शिनाख्त का मसला है, आइडेंटिटी। सबसे यही चैलेंज हमें है इस वक्त यूटी के अंदर। रमज़ान का एक पैगाम, एक वर्ड, तकवा इलाही। रमज़ान में यही। आपका पसंदीदा डिश? खुला है। खुलक खाते हो आप? हमेशा खाते हो? बिल्कुल। रमज़ान हो या रमज़ान में पहले से लेकर आखिर तक मैं खुलक खाता हूँ। सबसे पसंदीदा सफ़र, ट्रैवल? मेरा पसंदीदा सफ़र सीरिया रहा है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कारगिल टुडे और मैं हूँ आपका मेज़बान हुसैन खालू। ये मुबारक महीना रमज़ान सिर्फ रोज़ा और इबादत का महीना नहीं, बल्कि अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने, एकता का पैगाम फैलाने और इंसानियत की खिदमत अदा करने का भी एक तरीक़ा है। इस महीने में हर शख्स अपने अंदर एक नया जज्बा महसूस करता है, न सिर्फ अल्लाह की इबादत का बल्कि अपने आस पास के लोगों की मदद का भी। रमज़ान हमें सिर्फ भूख और प्यास सीखने का दर्स नहीं देता, बल्कि सब्र, तक़वा और इंसानियत का भी असल मतलब समझा जाता है। इसी रोशनी में आज हमने एक ऐसे शख्स को दावत दी है जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी सिर्फ इबादत और इल्म तक महदूद नहीं रखी, बल्कि हर लम्हा अपनी कौम की खिदमत और एकता का पैगाम देने में गुजारा। हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आकाए शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जलीली पशकम। और साथ ही साथ दर्शकों, आप लोगों को बताते चलूँ कि कारगिल की मिट्टी ने बहुत अजीम शख्सियत पैदा की है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ इल्म और इबादत तक महदूद नहीं रहते, बल्कि अपनी ज़िंदगी का हर लम्हा अपनी लोगों की खिदमत और उनका एकता और पैगाम देने में गुजारते हैं। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जलीली पशकम
एक ऐसे अजीम शख्सियत के साथ साथ एक आलम दीन, समाजी कारकुन और एकता का पैगाम देने वाला रहनुमा। उनका सफ़र एक आम मुलाजिम की ज़िंदगी से शुरू हुआ जब उन्होंने टूरिज़्म डिपार्टमेंट में एक छोटी सी नौकरी से शुरू की, मगर उनका दिल किसी और मकसद की तरफ खींच रहा था। उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी और अपने आप को दीनी तालीम और तबलीग के लिए वक़्फ़ कर दिया। इस सफ़र में उन्होंने मुंबई के नजाफ़ी हाउस से शुरू की, फिर कीनिया, सेंट्रल अफ्रीका, सऊदी अरेबिया और इजिप्ट तक पहुँचे। उसके बाद उनका सफ़र सीरिया तक गया, जहाँ उन्होंने हौज़ा इमाम ख़ुमैनी में 7 साल दीनी तालीम हासिल की। इसके बाद वो वापस भारत आए और अलीगढ़ के मदीनतुल उलूम सेमिनारी में प्रिंसिपल के तौर पर अपनी जिम्मेदारियां अदा करने लगे। लेकिन उनका असल मकसद करगिल थी, जहां उन्होंने सिर्फ तालीम और तबलीग का काम नहीं किया, बल्कि मजहबी एकता को भी अपना मिशन बनाया। वो जमीयतुल उलमा इस्ना अशरिया करगिल लद्दाख के स्पोक्स पर्सन भी रहे और इमाम ख़ुमैनी मेमोरियल ट्रस्ट और जमीयतुल उलमा इस्ना अशरिया करगिल के दरमियान एकता लाने की बहुत कोशिश की। लोगों के दरमियान जो इख्तिलाफात और गलतफहमियाँ थी, उनको दूर करने के लिए हमेशा मैदान में रहे। सिर्फ यही नहीं, उन्होंने 30 साल तक अपने गांव के गरीब और ज़रूरतमंद बच्चों को अपने घर पे मुफ्त इस्लामी तालीम दी, जिसमें हर दिन 70 से 80 तालिब इल्म तालीम हासिल करते थे। उनका जज्बा सिर्फ इल्म और दीनी काम तक महदूद नहीं रहा। 2010 में जब ऑल इंडिया जॉइंट एक्शन कमेटी का एहतजाज हुआ, तो उन्होंने इसको लीड किया और मुलाजिमों के हक़ के लिए आवाज़ भी उठाई। वो सिर्फ एक आलिम नहीं, बल्कि एक बेहतरीन वाइज़ और साथ ही साथ मुहर्रमुल हराम के मजलिस में इमाम बाड़ा बल्ती बाज़ार के साथ साथ करगिल के गोश किनारे में, यानी कि मुख्तलिफ इलाक़ों में जोश व खरोश के साथ ज़िक्र हुसैन अलैहिस्सलाम भी किया। उनका सबसे गहरा रिश्ता मरहूम शेख अहमद मोहम्मदी के साथ रहा, जो इस्लामिया स्कूल करगिल के सदर थे। आज हम उनसे मिल रहे हैं ताकि उनके इल्मी, समाजी और मजहबी सफ़र के बारे में जाने, उनकी मुश्किलें सुने और समझ सके कि उनका पैगाम करगिल के लोगों के लिए क्या है। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जलीली साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमें अपना वक्त, कीमती वक्त, इस कड़ाके के ठंड और साथ ही साथ बर्फ़बारी के बावजूद भी आप तशरीफ़ लाए हमारे स्टूडियो में। पूरी टीम की जानिब से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो शेख साहब, जो भी शख्स को, जो भी मेहमान, जो भी पैनलिस्ट को मैं दावत देता हूँ सर स्टूडियो में, मेरा सबसे पहला यही सवाल रहता है सर कि उनके अर्ली लाइफ, यानी कि उनके बचपन से लेके अभी तक के जर्नी पे आप थोड़ा बहुत हमारे दर्शकों तक शेयर करें, जिसमें सबसे पहले हम आपके शुरुआती दिनों के बारे में जानना चाहेंगे सर, जिसमें आपकी परवरिश कैसी रही और साथ ही साथ आपकी तालीम कहाँ तक हुई। मेरा पहला सवाल होगा। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बग़ैर किसी तमहीद के मैं वक्त न लेते हुए सबसे पहले मैं करगिल टुडे की टीम का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने अपने स्टूडियो में मुझे दावत दी। शुक्रिया। देखिए हुसैन साहब, मेरी ज़िंदगी का आगाज़ जो है मेरे आबाई गांव लोचुम से। लोचुम, बिल्कुल जी, शरगोल ब्लॉक लोचुम से। तो बहरहाल मेरा ताल्लुक़ जो है एक इल्मी घराने से है। आखुन मोहम्मद जलील, जो उस वक्त के, उस दौर के, आपके वालिद, मरहूम वालिद साहब, मेरे मरहूम वालिद साहब आखुन भी थे और समाजी शख्सियात में से भी थे। उस दौर के पढ़े लिखों में शुमार होते थे, दीनी और इस्लामी दोनों में, दीनी इस्लामी दोनों। तो बहरहाल एक मजहबी माहौल में मेरी परवरिश हुई है। इसके अलावा मेरे मामू जान मरहूम शेख मोहम्मद मूसा स्कम्बो, जो इलाके के बहुत ही जय्यद आलिमों में से एक आलिम थे। बहरहाल उनका भी हमेशा मेरे ऊपर एक नज़र रहता था, जिसकी वजह से बहरहाल मेरा बचपन ही से दीन की तरफ एक रुझान रहा है। आपका बचपन ही दीनी उलमाओं के गाइडेंस में आप... बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, उसके बाद जो है मैंने वहाँ पे प्राइमरी एक स्कूल था, वहाँ से प्राइमरी स्कूल पास किया। उसके बाद 9th पास किया मैंने पश्चिम से, पश्चिम में लोअर हाई स्कूल था, वहाँ से 9th पास किया। उसके बाद अपना यहाँ जो डाकबानली रोड में बॉयज़
हाई स्कूल। सेकेंडरी स्कूल था, वहाँ से हाई स्कूल पास किया। उसके बाद उस दौर में जो है नौकरी लगने में बहुत आसानी होती थी, इतना मुश्किल नहीं था उस दौर में। जी जी जी, तो बहरहाल किसी तरह से वहाँ से टूरिज्म में मेरी नौकरी बिल्कुल। लग जिस गई। जिस तरह इसी क्वेश्चन पे मैं आता हूँ सर, आपने अपनी करियर की शुरुआत आपने अपने पढ़ाई के बाद टूरिज्म डिपार्टमेंट में एक छोटी सी नौकरी से आपने शुरू की। तो आखिर क्या वजह थी सर कि आपने ये नौकरी छोड़ दी, छोड़कर दीनी तालीम की तरफ आपने रुझान रखे? क्या वजूहत रही होगी? बहरहाल नौकरी तो मिल गई थी, और मेरे जितने भी दोस्त थे मेरे साथ ही साथ नौकरी लग गए थे सभी। आज हम देखते हैं वो अच्छे अच्छे पोस्टों पर जो है रिटायर हो गए। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, लेकिन मेरा जो है बचपन से ही जो है दीन की तरफ रुझान रहा, और मौलवियों का नकल करना, मजालिस पढ़ते हुए कुरान की क़राअत करना, एक अपना दिलचस्पी था दीन की तरफ। बिल्कुल। लिहाजा मुझे सुकून नहीं मिला ठीक तरह से, इस लाइन में जो है सुकून नहीं मिला, एक तसल्ली दुनियावी लाइन में। जी, दुनियावी लाइन में तसल्ली नहीं हुई। लिहाजा मैंने मुसम्मम इरादा किया कि इस नौकरी को रिज़ाइन करके मैं दीनी तालीम हासिल करने के लिए बाहर जाऊं। अच्छा अच्छा, बिल्कुल। तो सिमिलरली रिलेटेड यही एक सवाल आते हैं। उसके बाद आप मुंबई के नजाफी हाउस में आपने तालीम हासिल की। इसके बाद जब आपने टूरिज्म वाला जब नौकरी छोड़ी, तो वहाँ का तजुर्बा आपको कैसा रहा, और साथ ही साथ वहाँ किस किस बुजुर्ग शख्सियत से आपको सीखने का ये मौका मिला? तजुर्बे की बात आप अगर कहें तो बहरहाल उस दौर में एक देहाती ज़िंदगी गुजारने वाला इंसान जिसने करगिल टाउन भी ठीक तरह से नहीं देखा हो, एक पहाड़ियों के बीच से निकलकर, पहाड़ियों के बीच से निकलकर एकदम से एक तिजारती मरकज मुंबई जैसे कमर्शियल शहर एरिया, जहाँ हर इलाके हर स्टेट से के लोग आके तो वहाँ पे जाना जो है मेरे लिए गोया एक दुनिया से दूसरी दुनिया में कदम रखने के आपके लिए समझो एक चैलेंज था। एक चैलेंज था, बिल्कुल। बहरहाल किसी तरह से बम्बई पहुँच गए हम उस दौर में। फिर नजीब हाउस में मेरा दाखिला हुआ। नजीब हाउस के अंदर जो है सबसे बड़ी शख्सियत आप समझिए उस वक्त उस दौर में हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आगा सईद मूसवी थे। वो इराक के रहने वाले थे, लेकिन हिंदुस्तान में आके बस गए। बुजुर्ग शख्सियत थे, बहुत ही अभी तो बड़े आलिम मरहूम हो चुके हैं। नहीं, अभी भी जिंदा है वो, अभी भी जिंदा है। जब तक वो मुंबई में रहे, हिंदुस्तान के गरीबों के लिए, मोहताजों के लिए वो एक मरकज़ के तौर पे था नजीब हाउस। न सिर्फ वहाँ पे एक मदरसे का शक्ल था, बल्कि पूरे हिंदुस्तान के ऊपर उनका एक वो दबदबा होल्ड था। गोया तमाम हर हालत में, मुश्किलात में। कई मरतबा तो उन्होंने दिल्ली में उधर पार्लियामेंट हाउस के सामने कॉन्फ्रेंस भी किया था, बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस वहाँ पे जी, इज्तिमा किया था मुसलमानों का। अच्छा, मसाइल को लेकर, बिल्कुल मुसलमानों के मसाइल को लेकर। तो बहरहाल सियासी मैदान में भी, मजहबी मैदान में भी वो बिल्कुल फाल शख्सियतों में से थे, और मेरी कोशिश ये रहती थी कि मैं उन्हीं के नकल उतारूं। अच्छा। यानी मेरा एक उस दौर में हिंदुस्तान में रहकर मेरे लिए वो एक आइडियल के तौर पे मैंने अपना मान के जो है आगे बढ़ना शुरू किया। वहाँ से तकरीरों का सिलसिला, या दीन समझने का, या मुझे किसी भी चीज़ को पब्लिक तक पहुँचाना है, मिसाल तबलीग में, या नमाज अगर लीड करना है, उसमें हर चीज़ में मैंने उनको आइडियल बना के आगे जाना जो है शुरू किया था। तो ऐसे शख्सियत की गाइडेंस में आपको काफ़ी तजुर्बा, काफ़ी एक्सपीरियंस आपको हासिल किया। बिल्कुल सर। तो आप चलते सर, आपके कुछ इस्लामिक स्टडीज़ और साथ ही साथ इंटरनेशनल जर्नी को लेके एक दो सवालात होंगे। आपका सफ़र सिर्फ भारत तक, यानी कि मुंबई नजाफी हाउस तक महदूद नहीं रहे, बल्कि आपका सफ़र जो है अफ्रीका, कीनिया, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, सीरिया तक आप गए। तो इन सफ़रों में आपकी तालीम और सोच पर जो है, अब पहले जिस तरह आपने बोला कि करगिल से निकलकर मुंबई कमर्शियल जगह में पहुंचे, अब उसके बाद तो और भी आपको चैलेंजिंग आएगा। तो इस आपकी तालीम पर जब आप मुंबई से बाहर गए बाकी ममालिकों में, तो सोच पर क्या आपका असर पड़ा? बहरहाल जब हम मुंबई में थे तो मुंबई में आगा सईद मूसवी ने हम 4 लड़कों को मुंतखब किया अफ्रीका भेजने के लिए, और हमारे खुद भी फिक्री तौर पर, जहनी तौर पर ये बिल्कुल हम आमादा थे कि भाई सिर्फ बम्बई ही नहीं, हमें यहाँ से, हिंदुस्तान से बाहर
एक्सपोजर के लिए निकलना चाहिए यहाँ से, जहाँ भी जाने का फुर्सत मिले वहाँ तक हमें जाना चाहिए। लिहाजा उन्होंने हम 3 लड़कों को भेजा वहाँ अफ्रीका, सेंट्रल अफ्रीका, नैरोबी, केन्या। तो वहाँ पे भी एक मदरसा था, वहाँ जाके बहरहाल जो छोटे बच्चों को पढ़ाने का जिम्मेदारी हमको मिला और आगे अपनी तालीम को भी आगे बढ़ाने के लिए वहाँ पे मुदर्रिसीन थे, अच्छा निज़ाम सिस्टम था। खैर वहाँ पहुँचने के बाद तो और बिल्कुल आंखें खुल गई, भाई हमें ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, कैसे आगे बढ़ना है और किस तरह से अपनी ज़िंदगी में तब्दीली लाना है। बहरहाल वहाँ से और हमें बहुत तजुर्बा मिला और फ़िक्री तौर पे हमें और आमादगी का, भाई हमें हर जगह सफ़र करना चाहिए, हमें कम से कम तजुर्बा हासिल हो जाए ताकि आगे बढ़ सके और अपनी तजुर्बात को दूसरों तक पहुँचा सके। बिल्कुल 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 सर, बहुत बहुत शुक्रिया। हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन शेख अब्दुल्ला जलीली साहब हमारे साथ जुड़े हुए थे। ओवरऑल अपना बेसिक जर्नी के साथ साथ अपना इंटरनेशनल जर्नी जो थे इस्लामिक स्टडीज़ के हवाले से अगर हम बात करें हमारे दर्शकों तक शेयर कर रहे थे। तो सर सीरिया हाउस इमाम ख़ुमैनी में तकरीबन आपने 7 साल तक तालीम हासिल की और साथ ही साथ वहाँ की तालीम और माहौल भारत अफ्रीका से कितने ये डिफरेंस थे सर, मुख्तलिफ थे? बहरहाल शाम का माहौल, सीरिया मतलब शाम में जहाँ हम पढ़ रहे थे वो जगह है सैयदा ज़ैनब। सैयदा ज़ैनब में इमाम ख़ुमैनी रिज़वानुल्लाह ताला अलैह का एक मदरसा था, हौज़े इमाम ख़ुमैनी करके। तो उस मदरसे में हमने साल तक पढ़ा है और वहाँ का माहौल बहरहाल इल्मी माहौल था। वहाँ हिंदुस्तान की तरह ऐसा नहीं है कि जैसे यहाँ एक मजहबी माहौल नहीं, वहाँ एक मजहबी माहौल रहता था, एक दीनी माहौल। तमाम मराजा अज़ाम के वकला जो है वहाँ शाम में थे। इसके अलावा जो है वहाँ पर जो है हफ्तावार या महीने में कम से कम 1 या 2 बार दुनिया के बड़ी बड़ी शख्सियात आके जो है वहाँ पे लेक्चर दिया करते थे हौज़े में। और एक तरह से यूँ समझिए कि सीरिया को सियासत का गहवारा भी कहा जाता था। सीरिया को हाँ, सीरिया मिडिल ईस्ट का जो सियासत, मिडिल ईस्ट की सियासत का गहवारा जो है वो सीरिया है। तो बहरहाल वहाँ पे जाके जो है हर एक को सुनने का मौका मिलता था और दुनिया के हालात पर जो है आगाही हासिल होते थे हमको कि भाई दुनिया में क्या हो रहा है, हमें किस तरफ जाना है। तो हर कंट्री का वहाँ पे कुछ ना कुछ जो है वो लेक्चर सुनने को मिलता था। बड़े बड़े शख्सियत आते थे। तो बहरहाल यहाँ से बिल्कुल एक अलग थलग माहौल था, अरबियन कल्चर और वहाँ पे इल्मी माहौल और वकला जो महाराजा अज़ाम के जो मुज्तहिदीन के वकला होते थे वो भी वहीं पे सब होते थे। तो बहरहाल वो हमारे लिए एक बेहतरीन माहौल रहा है। बिल्कुल सर। तो काफ़ी सारे सवालात हैं सर, आपका भी शेड्यूल जो है काफ़ी टाइट है, हमें पता है। तो हम कोशिश करेंगे आप ब्रीफ में हमें आंसर दें और मैं कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा आपसे सवालात करें, क्योंकि आपकी भी काफ़ी फ़ैन फॉलोवर्स है सर सोशल मीडिया पे। हम देखते हैं खित्ते लद्दाख ही नहीं बल्कि खित्ते लद्दाख से बाहर भी आपके काफ़ी फ़ैन फॉलोवर है, वो भी सुनना चाहेंगे कि सर आपकी ज़िंदगी का सफ़र वगैरह लेके। तो आप चलते हैं सर, रोल इन कारगिल, आपका कारगिल में क्या रोल रहा है एज ए सोशल वर्कर? इतने मुख्तलिफ मुल्कों और मदारिस में तालीम हासिल करने के बाद आपने वापस कारगिल आकर अपनी कौम की खिदमत करने का फ़ैसला जो है वो आपने क्यों किया? क्योंकि कुछ सोशल एक्टिविटीज़ भी हमने सुने सर आपके, जब आप वहाँ से वापस आए तो काफ़ी एक्टिव रहे आप एज ए सोशल एक्टिविस्ट। बहरहाल मेरा असल मकसद तो अपने इलाक़े में, अपने शहर में आके खदमत करना मेरा अहम मकसद था। यहाँ पे आके मैं अपनी खदमात अंजाम दूँ लोगों के दरमियान और आने वाले नौजवान नस्ल को जो है कम से कम दीनी तालीमात दूँ इनको। लिहाजा मैंने वो सिलसिला सबसे पहले मैंने अपने घर से शुरू किया। बिल्कुल अपने घर से मैंने शुरू मोहल्ले से ही। तो मोहल्ले में हमने जो भी जितने भी बच्चे मिलते थे उन सबको घर के अंदर ही दीनियात भी और आन भी, इसके अलावा जो इनके गवर्नमेंट स्कूल के सिलेबस होते थे 5 तक के, उसमें भी हम जो है उनको वो भी पढ़ाते थे सर्दियों में। तो बहरहाल इस तरह से पढ़ाते पढ़ाते यहाँ तक कि बच्चों की तादाद तकरीबन कभी कभार जो है 60, 70, 80 तक पहुँच जाते थे सर्दियों में, छुट्टियों में। और गर्मियों में या एग्ज़ाम के दौरान कुछ कम हो जाते थे, 30-40 तक बचता था। और वो सिलसिला आज तक भी बाकी है। आज तक हम जो है
कम से कम जो कुछ हमसे हो सकता है हमने अपने हिसाब से लोगों के दरमियान रह के लोगों को पढ़ाना और अच्छाई की तरफ ले जाना, लोगों के अंदर मोहब्बत और खुलूस पैदा करने की, ये सब चीज़ें ये कोशिश पहले भी था, अब भी हम ये जज्बा आपके अंदर अभी भी मौजूद है। बिल्कुल सर। तो आपने सिमिलरली सोशल सर्विस से रिलेटेड और एक दो सवाल दिए होंगे सर कि आपने 30 साल तक अपने घर में तकरीबन सुनने के मुताबिक 70 से 80 जो है तालिब इल्म को मुफ्त आपने तालीम दी, और साथ ही साथ इस काम का आगाज़ कैसे हुआ और इसका मकसद जो है क्या था? इस काम का आगाज़ जो है तकरीबन आप समझिए मैं आज से 20-25 साल पहले मैं करगिल आया। तो करगिल आने के बाद मुझे कुछ ना कुछ तो करना था, बहरहाल किसी तरह से अपना जो है वो एक रोल माशरे में अपना अदा करना था। लिहाजा उसकी शुरुआत मैंने घर से की, अपने घर ही से मैंने इस शुरुआत को किया, बग़ैर किसी मुआवज़े के। मैंने किसी से कोई मुतालिबे के, हर बच्चों को पकड़ पकड़ के ला के जो है वो घर में मैंने तालीम देना शुरू किया। दीनी तालीम के अलावा भी जो गवर्नमेंट सिलेबस इनके होते थे सर्दी में वो भी दिया, और वो भी 5th-6th क्लास के लोगों तक जो है वो भी हम पढ़ाते थे उसमें। बिल्कुल सर। और एक इम्पॉर्टेंट सवाल ये है कि आप जमीयतुल उलमा इस्ना अशरिया करगिल लद्दाख जो एक इन्फ्लुएंशियल, अगर खित्ते लद्दाख की बात करें तो एक इन्फ्लुएंशियल रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन माना जाता है सर, उसके भी आप स्पोक्स पर्सन रहे, और साथ ही साथ इस दौरान आपको क्या मुश्किलें देखी और कैसे इन्हें हल करने की आपने कोशिश की जब आप एज ए स्पोक्स पर्सन थे जमीयतुल उलमा इस्ना अशरिया? जी, एक दौर ऐसा भी आया, मुझे खुदावंद आलम ने मजहबी इदारे में ख़िदमत करने का मौका दिया। तो वो दौर हमारे मरहूम शेख अहमद मोहम्मदी साहब का दौर था। उस वक्त सदर था, वो सदर थे, और आगाई शेख तहा मरहूम जनरल सेक्रेटरी थे जी बरू, और आगाई मूसा शरीफी साहब मरहूम वो इमाम जुमा थे। तो उस दौर में बहरहाल मुझे वहाँ पे स्पोक्स पर्सन की जिम्मेदारी उन्होंने दी। तो बहरहाल एक मजहबी इदारा होने के नाते हर तरह के मसाइल वहाँ पे आते थे, तो बड़े बड़े इश्यूज़ को उठाना पड़ता था वहाँ से। तो बहरहाल इदारे में रहकर जो है हमने जो कभी कभार जो पूरे लद्दाख के इश्यूज़ होते थे, लद्दाख के मसाइल, तो मजहबी इदारे वो भी इश्यूज़ पे भी बोला करते थे। इसके अलावा ख़ुद करगिल के अंदर के इश्यूज़ होते थे, उसको भी उठाना जो है वो ज़ोर और शौक़ से हम उठाते थे वहाँ पे इदारे में रहकर। तो ख़ास कर जो है कभी कभार तो कुरान का मसला आया, शायद आपको भी याद हो उस दौर में कुरान के ऊपर एक बड़ा तनाज़ा हुआ था ले करगिल के बीच में। फिर कन्वर्जन का मसला आता था। तो इस तरह के बहुत से मसाइल आते थे, मुश्किलात आते थे, लेकिन सब मिलकर तमाम करगिल के जो स्टेक होल्डर्स सब होते थे, उसको जो जितने भी मजहबी इदारे थे, सब मिलकर जो है हर एक अपने अपने हिसाब से जो है बहरहाल वो मसाइल हल करते थे। अच्छा, बिल्कुल बेहतरीन अंदाज में, बेहतरीन अंदाज सबसे सबके गाइडेंस में एडवाइस लेके बिल्कुल ऐसा नहीं कि खुद से वो हो, बल्कि तमाम इदारे मिलकर हर एक के राय मशवरे लेकर आप लोग फैसले देते थे, चाहे किसी भी किस्म के इश्यूज आते हो आपके पास। बिल्कुल सर 2010 में एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी का एक एहतजाज हुआ था। 2010 नहीं, शायद 2015 था सर, 2015 की बात है, अच्छा मैंने गलत लिखा है। तो जिसमें आपकी लीडरशिप की वो प्रोटेस्ट किस मकसद से था और आपने कैसे लीड किया सर? एक उलमाए दीन एम्प्लॉइज के असल में वो इशू इस तरह से निकल आया, जैसे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी मुलाजिम हैं उनके लिए एक लद्दाख जैसे रीजन में सर्विस देने के लिए उनको एक अलग स्पेशल अलाउंस मिलता था। उनको स्पेशल अलाउंस एक अलग से उनको एम्प्लॉइज के लिए, हाँ, इस दूर दराज इलाके में सर्विस देने के लिए। उस वक्त हम जम्मू कश्मीर के साथ जी, तो हम जम्मू कश्मीर के साथ थे। तो जम्मू कश्मीर के जितने भी मुलाजिमीन थे उनका भी ये मुतालिबा था कि भी वही जो स्पेशल अलाउंस है वो हमको भी इनको भी मिले, इसलिए कि हम इन सर्दियों में ज़ांस्कार जैसे, चांथांग, नुब्रा जैसे कठिन इलाकों में हम भी सर्विस देते हैं, जैसे उनको मिलता है हमको भी वो स्पेशल अलाउंस मिलना चाहिए। लिहाजा वो मसला निकलते निकलते इदारों तक पहुंच गए। फिर उसमें सारे मजहबी इदारे
और सारे सियासी जो तंजीमें हैं सब मिल के आखिर में एक टीम बनाए। उस टीम में बहरहाल बंदे हकीर को भी लिया, और बंदे हकीर के साथ शायद आप भी थे, हम लोग फिर उस टीम के साथ हम लोग गए ले ग्रैंड ड्रैगन में एक मीटिंग, ऑल स्टेक होल्डर्स के साथ एक मीटिंग रखा था, मीटिंगें हुए और LBI के साथ हुआ था। हमारी मीटिंगें हुए। उसके बाद वहाँ से ये फैसला हुआ कि हम लोग जम्मू चले जाएं और जम्मू में एहतजाज करें। फिर जम्मू में प्रेस क्लब से लेकर गवर्नर हाउस तक जो है वहाँ पे मार्च किया और एहतजाजी नारे बुलंद किए वहाँ पे। तो इस तरह से बहरहाल जिद्दोजहद रहा, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने वो स्पेशल अनाउंस शायद नहीं दिया। उसके बाद तो हम एब्रोगेट हो गए, फिर उसके बाद तो यूटी मिल गए का मसला ये सब है। बिल्कुल सर। तो शेख साहब, क्या आज तक आपने इमामत, जिसे हम इमाम जमात बोलते हैं, इमामत का फ़राइज़ अंजाम आपने दी है सर? अगर आपने अंजाम दी है तो आपकी नज़र में एक इमाम और मजलिस तो आपको हर जगह हमने करते देखा सर। जिस तरह आपने जब मरहूम शेख अहमद मोहम्मदी साहब बीमार थे तो बल्टी बाज़ार में शायद मजालिस जो है मुहर्रम के आप देते थे, उसके अलावा भी पशकुम हो या बाकी बहुत सारी जगहों पर देते हैं। अगर आपने इमामत का भी फ़राइज़ अंजाम आपने दी है तो इमाम और ज़ाकिर की ज़िम्मेदारियाँ जो है क्या होती है? बहरहाल इमामत के फ़राइज़ हमने हर दौर में, चाहे ज़्यादा मुद्दत के लिए नहीं तो कम मुद्दत के लिए, हमने बम्बई में ख्वाजा मस्जिद में भी इमामत की है। अफ्रीका में तो इमाम जमात भी, जुमा भी रहा हूँ मैं वहाँ पे। अच्छा, इसके अलावा जो है हम कानपुर गए, कानपुर में भी हमने एक अपना जो तंजीम है वहाँ पे रमज़ानुल मुबारक में हम गए थे वहाँ, तो वहाँ पे भी इमामत के और तबलीग के सिलसिले में गए थे। फिर दिल्ली में यहाँ अपना सेलमपुर जाफराबाद बिल्कुल, तो वहाँ शिया इलाका, वहाँ पर भी रहा, वहाँ पे भी हमने इमामत के फ़राइज़ अंजाम दिया और तबलीग का सिलसिला तो साथ साथ चलता ही था। जो अहम चीज़ जो हमको महसूस हो रहा है कि आज इमाम जुमा और एक मुबल्लिग को की ज़िम्मेदारी क्या है, तो आज के दौर में सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी ये है कि तमाम उम्मत को जो है एक प्लेटफॉर्म पे जमा होके इत्तिफाक अपने सफ़ों में इत्तेहाद पैदा करके जो है आगे बढ़ना चाहिए। बिल्कुल, अपने अंदर से बोझ, अनात, इन सब चीज़ों को इमाम जमात का फरीज़ा यही है कि लोगों को एक मरकज़ पे, एक प्लेटफॉर्म पे जमा करके आगे बढ़े। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अब कुछ इंपॉर्टेंट सवाल है सर रिलेटेड टू मरहूम शेख अहमद मोहम्मदी साहब से लेके, सुनने में आया काफ़ी क्लोज थे आप मरहूम शेख अहमद मोहम्मदी साहब के। आप मरहूम शेख अहमद मोहम्मदी साहब के बहुत करीबी रहे हैं और साथ ही साथ उनके साथ आपका ताल्लुक़ कैसा था और आपने उनसे क्या सीखा अभी तक? हुसैन साहब, जिस वक्त हम इस्लामिया स्कूल में स्पोक्स पर्सन के तौर पर फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे, तो उस दौर में शेख अहमद मोहम्मदी मरहूम और आगा सईद जमालुद्दीन मूसवी मरहूम और शेख ताहा मरहूम, शेख मूसा शरीफ़ी मरहूम, तो बहरहाल इन लोगों के साथ उठना बैठना मेरा रहा है उस दौर में। उनके तजुर्बात से हमने बहरहाल बहुत कुछ हासिल किया। उनके अंदर संजीदगी थी, हर मसाइल में, हर इश्यूज़ में एकदम से जज्बाती तौर पर वो लोग आगे नहीं आते थे, बल्कि बहुत ही संजीदगी से हर मसाइल को हल करने की कोशिश करते थे। बहरहाल उसमें सबसे ज़्यादा हमारा जो है ताल्लुक़ात जो है सदर के साथ रहा है, मरहूम सदर के साथ। बहरहाल उनके साथ हमारे गोया बाप बेटे का रिश्ता जैसा, और वो ख़ुद भी कहते थे माला खेरंग मतपा बिल्कुल डिक्चामिंदुक गाने वो साथ दुख पर रोशन दर्शा छाना। इस तरह से हमारा वो अच्छा ताल्लुक़ात रहा है उस दौर में। बिल्कुल सर। साथ ही साथ इसी से रिलेटेड और एक सवाल ये बनता है सर कि करगिल के मजहबी और समाजी हालात जो थे सर, उनको बेहतर बनाने के लिए मरहूम शेख अहमद मोहम्मदी साहब ने क्या किरदार अदा की सर? बहरहाल करगिल में वैसे तो करगिल के जो इख्तिलाफ़ात को ख़त्म करने के लिए हर इलाक़े से बड़े बड़े शख्सियात आए इस इख्तिलाफ़ात को दूर करने के लिए। लेह से भी आए थे शख्सियात और कर्से इलाक़े से भी बहुत से शख्सियात आगे आए
किसी तरह से इख्तिलाफात ख़त्म हो। ख़ुद इस्लामिया स्कूल के अंदर मोहम्मदी साहब भी चाहते थे कि भाई ये इख्तिलाफात किसी न किसी तरह ख़त्म आखिर ये ख़त्म होना चाहिए, मगर बहरहाल ज़माना तूल खींचता गया और वक्त ने किसी को फुर्सत नहीं दिया और दुनिया से चले गए। मगर थी तमन्ना उनकी भी भाई ये आखिर में जाकर ये किसी न किसी तरह इन इख्तिलाफात का ख़ात्मा होना चाहिए, वरना ये हमारे दीन को भी खा जाएगा और दुनिया को भी डूबेगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया शफजतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन शेख अब्दुल्ला जलीली साहब। तो मेरा नेक्स्ट सवाल यही होगा सर, जब तक आप इदारे में था सर, जमीयत उलमा नशरिया करगिल लद्दाख में, चाहे एज ए स्पोक्स पर्सन हो या एज ए आप नॉर्मल मेंबर के तौर पर हो या एज एग्जीक्यूटिव की तौर पे हो, तो किन किन उलमाओं के साथ आपका ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट था, किन किन उलमाओं के साथ आपको ज़्यादा उठना बैठना था? थोड़ा बहुत आप ब्रीफ करोगे हमारे व्यूअर्स को? हुसैन साहब, जब तक हम इस्लामिया स्कूल में रहे उनमें सबसे ज़्यादा जो हमारा राबिता रहता था या हर मसाइल में एक दूसरे से सलाह मशवरे के लिए एक दूसरे को एक जगह जमा होना होता था, उसमें सबसे ज़्यादा मरहूम शाह अहमद मोहम्मदी साहब और मरहूम आगा सईद जमालुद्दीन मूसवी साहब मिंजी, इसलिए कि वो हर लिहाज से अपडेट होते थे, हालात अप टू डेट बिल्कुल हालात के लिहाज से। जब भी कोई मसला मसाइल पेश आता था इस्लामिया स्कूल में, ख़ुद सदर साहब भी उनको लाने में उनको तरजीह देते थे कि उनको ला के भाई सलाह मशवरा करके हर मसले को आगे बढ़ाना चाहिए। तो हर मसाइल के हल में आगा सईद जमालुद्दीन मूसवी को ज़रूर बुलाते थे, चाहे मरहूम शाह अहमद मूसा शरीफी साहब हो, चाहे आगा शेख ताहा मरहूम हो, चाहे शाह अहमद मोहम्मदी साहब हो। तो बहरहाल उनके बग़ैर जो है किसी मसले का हल जो है अपने तौर पे वो आगे नहीं बढ़ाते थे। बिल्कुल। हाँ, तो उसमें बहरहाल आगा से जमालुद्दीन मूसवी वो इदारे के बहुत मजबूत उलमा में से थे, इदारे के बहुत बुनियादी अराकीन में से थे और नायब सदर भी रहे थे आगा समझ जमालुद्दीन। जी। बहुत बहुत शुक्रिया शेख साहब। अब हम चलते कुछ पॉलिटिकल सवालात की तरफ सर, जिसमें लद्दाख स्टेटस पोस्ट एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 और यूटी फॉर्मेशन से रिलेटेड आपसे कुछ सवालात होंगे सर, क्योंकि आप सोशो पॉलिटिकल रिलीजियस आप एक एक्टिविस्ट भी है। शेख साहब, लद्दाख को यूटी बनाए हुए तकरीबन कई अरसे हो गए सर, कुछ साल हो गए हैं। आप इस तबादली को किस नज़र से देखते हैं? पहला क्वेश्चन है। और साथ ही साथ क्या ये फैसला लद्दाख के लोगों के हक में गया या कुछ नुकसानात भी जो है सामने आए? बहरहाल यूटी का फैसला तो बहुत बड़ा फैसला है, बड़ा फैसला था। तब्दीली भी बड़ी तब्दीली है। पूरी रियासत एक जिस्म उससे सर को उठा के तन से अलग करने के मुतरादिफ है। तो बहरहाल उस दौर में करगिल वालों का तो ये मुतालबा था नहीं कि हमें यूटी मिल जाए, यूटी के मुखालिफ थे करगिल वाले। लेह वाले यूटी के हक में जो है हमेशा रहे हैं। बहरहाल यूटी मिल गया और लेह में बहरहाल लोग खुशी मनाने लगे। अब मैं अफसोस के साथ कहना चाहता हूँ, अफसोस के साथ इस बात को कहना चाहता हूँ, लेह वालों का ये एक सोच था कि भाई हमें कश्मीर से अलग होने के बाद जो है सेंट्रल गवर्नमेंट से अगर हमारा डायरेक्ट अगर राबिता कायम हो जाता है तो फिर हमें ही बस एक वो बालादस्ती हमारी रहेगी। तकरीबन यही था। कश्मीर वाले हमको दबाने, जबकि उस दौर में स्टेट गवर्नमेंट के अंदर जब तक जम्मू कश्मीर एक था, उस दौर में लेह की अहमियत स्टेट गवर्नमेंट के नज़र में लेह की अहमियत सबसे ज़्यादा थी। लेह को ज़्यादा करगिल तो ऐसे ही बस नज़रअंदाज करके आगे बढ़ रहा था। लेह की बहुत बड़ी अहमियत थी और हम तो उस वक्त भी सोचते थे कि लेह वाले जो है अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार रहे हैं यूटी को करके, और इसलिए कि हम केजरीवाल सरकार को देख रहे थे कि भाई केजरीवाल सरकार यूटी में चल नहीं पाते, वहाँ पे गवर्नर के होते हुए उसमें
केजरीवाल को जो मुश्किलात पेश आता था वही मुश्किलात हमें भी आने वाला है। लिहाजा बहरहाल यूटी के मिलने के बाद हमें तो इसमें सिवाय नुकसानात के कोई अच्छाई हमें देखने को नहीं मिली, इसलिए कि इसमें हमारे पहचान भी अब ख़त्म होने जा रहा है। लद्दाख रीजन का एक शिनाख्त है, एक आइडेंटिटी है, वो भी ख़त्म होने जा रहा है। कुछ भी नहीं रहा, आज ब्यूरोक्रेसी का दौर है। तो आप यूटी से खुश नहीं है? बिल्कुल कुछ भी नहीं है। आप जाती कहें राय कि है भाई कि ये आप रोड है, बिजली है, ये तो वक्त के हिसाब से ये तो होता रहता है हर दौर में। आपको नहीं लगा कि यूटी के बाद काफी डेवलपमेंट भी कर लद्दाख में क्या हमें देखने को मतलब आप देखिए, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर हो, रोड हो, बिल्डिंगे हो, रोड भी टेलीकॉम वही देखो। कारगिल में जो पहले था वही नेशनल हाईवे देखो, मैं ज़ांस्कार का नेशनल हाईवे आपको मिसाल संस्कार दे में देता हूँ, कारगिल होगा, नेशनल। अल्लाह बेहतर पहले इस जानता तरह है। के जो मेन जगह यहाँ से ले श्रीनगर शाहरा है वो तो आप देख रहे हैं किस तरह से है। कारगिल टाउन आज से 10-20 साल पहले था वही। क्यों जोजिला टनल? ये जिम्नन जो है अब ये कारगिल वाले ले कारगिल के लिए भी है और हमार दर हकीकत डिफेंस के लिए होगा तो भी हम चीज वो डिफेंस हम के पब्लिक को भी फायदा तो मिलेगा। मिलेगा मिलेगा, जाहिर सी बात है। अगर डेकोटा चल रहा है आर्मी के लिए तो हमको भी डेकोटे में जाने का मौका मिल जाता है, सामान की तरह यहाँ से उधर, उधर से इधर पहुंच जाता है। टनल की तो अशद ज़रूरत है यहाँ पे, स्ट्रेटेजिकली टनल की ज़रूरत है। तो बाहर ये अल्हम्दुलिल्लाह आज बन रहा है डिफेंस पर्पस के लिए और पब्लिक को भी इससे फ़ायदा होगा और इस डिफेंस को भी होगा, साथ साथ पब्लिक को। बिल्कुल सर, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया शेख साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त का तकाजा सर, इसलिए थोड़ा बहुत मैं शॉर्ट में आपसे सवालात करता हूँ सर। अब थोड़ा बहुत एपेक्स केडीए के 4 पॉइंट एजेंडा को लेकर आपसे 1-2 सवालात मैं करना चाहूँगा, जिसमें कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस और एपेक्स बॉडी के 4 पॉइंट एजेंडा खत्ते लद्दाख के लोगों के हुकूक के लिए एक अहम मुद्दा है। आपकी नज़र में इस एजेंडा की बुनियादी अहमियत क्या है और क्या आप समझते हैं कि इस पर सही तरीके से अमल हो रहे हैं? जहाँ तक मेरा ख्याल है हुसैन साहब, ये जो 4 पॉइंट एजेंडा है ना, ये अभी दोनों केडीए एपेक्स दोनों मिल के इसको बनाया है, दोनों। हाँ। तो इस मरहले तक पहुंचा कैसे? आज तक बिल्कुल दोनों अलग अलग सिम चल रहे थे। एक दुनिया ऑलरेडी थी लेह और कारगिल में, बिल्कुल दुनिया थी। तो ये दोनों मजबूर हो गए कि भाई एक 4 पॉइंट एजेंडे को लेकर जो है हम किसी तरह से अपनी शिनाख्त को बचाने के लिए इस 4 पॉइंट एजेंडे को जो है पेश किया मरकजी सरकार के सामने। और हमें उम्मीद नहीं कि मरकजी सरकार इस पर फैसला लेगा और कारगिल या लद्दाख की डिमांड को पूरा करेगा। हमें तो नज़र नहीं आ रहा है, बिल्कुल। तो बहरहाल ये 4 पॉइंट एजेंडा बहरहाल अच्छी बात है। अगर ये मुतालिबात पूरा हो जाए तो बहरहाल अच्छी बात है। लेकिन ये 4 पॉइंट एजेंडा वजूद में कैसे आया? तो वजूद में इसलिए आया कि लद्दाख की शिनाख्त आइडेंटिटी ख़त्म हो रही थी, लिहाजा कुछ ना कुछ हाथ पैर तो मारना है, किसी तरह से अपने आप को बचाना है। यूटी के आने के बाद ना लैंड सेफ्टी है ना जॉब सिक्योरिटी है, कुछ भी नहीं है। आज हमारे हाथ में कुछ नहीं है, ना किसी को जाके हम शिकवा शिकायत कर सकते हैं। पूरा ब्यूरोक्रेसी का जो है राज है। पहले यहाँ पे असम्बली होता था, एमएलए एमएलसी, तो कम से कम रिप्रेजेंटेटिव्स को शिकायत करके कम से कम कुछ ना कुछ मसले का हल निकलता है। तो आपके पास कौंसल है? कौंसल तो डिफंग है आज। क्यों? आज यहाँ पे डायरेक्टोरेट के होते हुए कौंसल आपने लेह में सीसी साहब को अपना नुमाइंदा बना के आप दे सकते हैं जनाब। आपने लेह में ये माहौल देख चुका है कि यौम आज़ादी के दिन भी कौंसल को बिल्कुल एक अलग थलग रखा था। यह तो शुक्र है कारगिल में इतना वो वहाँ पे सेक्रेटरीट यहाँ पे है नहीं, लिहाजा ये लोग कुछ थोड़ा इधर उधर करने को इनको मिल रहा है। लेह में बेचारे बिल्कुल एकदम से बेसहारा सामानी की हालत में बैठे वहाँ। बिल्कुल जी बिल्कुल। बस सर एक सवाल होगा इसी एपेक्स केडीए से रिलेटेड। लद्दाख के लोगों की जो है एक बड़ी मांग रही है स्टेट हुड और 6 शेड्यूल को लेके, मगर अभी तक इस पर कोई फैसला नहीं आया। आपने भी अभी फरमा रहे थे कि क्या ये मांग हकूक की जंग है या सिर्फ एक सियासी नारेबाजी? बहरहाल मेरा जहाँ तक कहना है ये हकीकी मांग होना चाहिए,
सिर्फ सियासी नाराबाजी तक नहीं, महदूद नहीं होना चाहिए। इसलिए कि आज हमारी वजूद का मसला है, अपने वजूद को अगर बचाना है तो इसको सिर्फ सियासी नारा ना बनाए, बल्कि हकीकी इसको जंग के तौर पे लिया जाए। इसको किसी तरह से इसमें जो है लोगों को कमज़ोरी दिखाना नहीं चाहिए। हमेशा एहतजाज बराबर रखना चाहिए मरकज़ी सरकार से, जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होते। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आपसे और एक इम्पॉर्टेंट सवाल ये होगा सर कि रोल ऑफ मेंबर पार्लियामेंट, उसको लेके एक सवाल आपसे है कि इस बार की अगर हम बात करें, इस टाइम मेंबर पार्लियामेंट लद्दाख जो है, आप इस बार करगिल से इलेक्ट हुए हैं, जब पहले लेह से था एमपी। आपको क्या लगता है सर कि इससे करगिल के लोगों की मसाइल ज़्यादा बेहतर तरीके से उठाए जा रहे हैं? आप क्या ओपिनियन रहेगी आपकी इस पर? बहरहाल मैं मजहबी शख्सियत होने के नाते, मौलवी होने के नाते, मैं इस्लामी नुक्ते नज़र से मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, एमपी चाहे लेह से निकले या करगिल से निकले, पूरे यहाँ के जो ख़त्ते लद्दाख के पसमानदा अवाम है, गरीब, इन अवाम के नुमाइंदा है, इन अवाम का नुमाइंदा है। पूरे लद्दाख के तमाम इश्यूज़ को वहाँ पे उठाना चाहिए उन्हें, मुतालिबात जो भी है। और लेह में भी हो सकता है अलग अलग लोगों के मुतालिबात होंगे, उस पर भी नज़र रखना चाहिए। और करगिल के भी जो खुसूसी अलग करगिल डिस्ट्रिक्ट को लेकर और भी मुतालिबात इश्यूज़ हो सकते हैं, उनको भी उठाना चाहिए। और हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह रहमान हाजी हनीफा साहब इंशाअल्लाह वहाँ तक यहाँ के अवाम की मुतालिबात को मरकज़ी सरकार तक पहुँचाने में इंशाअल्लाह कोताही नहीं करेंगे। इंशाअल्लाह अपने हिसाब से वो ज़रूर जिद्दोजहद करेंगे बग़ैर किसी जानिबदारी के, चाहे लेह के हों या करगिल के हों। और वो होना भी यही चाहिए, चाहे वोट दे या ना दे, वो पूरे खत्ते का नुमाइंदा है, तो हर एक की नुमाइंदगी उनको करना चाहिए। बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। अब आप चलते हैं सर सोशल और मॉरल इश्यूज़ इन लद्दाख को लेके, जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है सर ये क्वेश्चन आपसे क्रिएट करना। हमें भी बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट की है कि उलमाद्दीन से या हमारे स्टेक होल्डर जितने भी सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, रिलीजियस, उनसे मुतालबा करके इन पे आप लोग सवाल उठाएं। आजकल लद्दाख की बात करें, ख़ासकर कारगिल की अगर हम बात करें, तो हमारे यूथ जितने भी लड़के लड़कियाँ हैं सर, इवेंट्स और फेस्टिवल्स में डांस और सिंगिंग जैसे एक्टिविटीज़ में हिस्सा ले रहे हैं, जिस पर सोशल मीडिया पे भी आपने देखा है काफ़ी तनकीद हुई थी। ईरान से, इराक़ से हमारे उलमाए-दीन ने उन पर काफ़ी तनकीद की थी। इस्लाम इसको अलाउ नहीं करते, आपको बिल्कुल बखूबी इल्म। आप इस ट्रेंड को किस नज़र से देखते हैं? और इनके वालिदैन के लिए माह मुबारक रमज़ान का महीना भी चल रहा है सर, क्या पैगाम देना चाहेंगे इस ट्रेंड को लेकर? देखिए, ये जो आजकल लड़के लड़कियों का जो रुझान इस तरह के इवेंट्स में शिरकत करना, डांस करना, ये सब चीज़ें जो है, ये सारी जिम्मेदारी वालिदैन की है। कुरान करीम के मुताबिक खुदावंद आलम इरशाद फरमाता है कि कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, तुम अपने आप को बचाओ, अपने नफ्स को बचाओ, महफूज रखो तमाम बुराइयों से। व अहलीकुम, और अपने अहल अयाल को, अपने फैमिली को महफूज रखो तमाम बुराइयों से, ताकि वो जहन्नम में ना पड़े, ताकि उनकी आक़िबत हो जो है जहन्नम ना हो। तो लिहाजा वालिदैन को चाहिए कि उनको सही दीनी तालीम दे, उनको कुरान की तालीम दे, उसूल दीन, फ़ुरूअ दीन, हलाल हराम। तो ये सब चीज़ें जब तक बच्चों को घर के अंदर, जब आपको ये ना समझाए कि माँ कौन है, माँ की क्या अज़मत है, वालिद की क्या अज़मत है, भाई बहनों की क्या अज़मत है, रिश्तेदारों की क्या अज़मत है, तो वो माशरे में आने के बाद उसको वो समझ में नहीं आएगा, हर एक को आम निगाहों से देखने लगेगा। लेकिन अगर घर के अंदर से कुरान, अहल बैत की अज़मत, ये सब चीज़ें अगर वालिदैन अपने बच्चों को समझाए, भाई ये हलाल है, ये हराम है, ये तुम्हारी शख्सियत के लिए अच्छी बात नहीं है, कल जाके तुम बाप बनना है, अगर लड़का है तो बाप बनेगा, आगे जाके लड़की है तो माँ बनेगी। तो कम से कम अपने बच्चों के लिए, आने वाले नस्लों के लिए कम से कम सर उठा के चलने का जो है मौका मिल जाना चाहिए। लिहाजा उसके लिए सबसे अहम फरीज़ा ये है कि वालिदैन जो है अपने बच्चों को दीनी तालीम के ज़ेवर से आरास्ता करें। जब तक उनको दीनी तालीम ना मिले
क्या सही है, क्या क्या गलत गलत है, क्या हलाल है, क्या हराम है, क्या हक है, क्या बातिल है, तब तक जो है बेचारे जो है वो लड़के लड़कियों का कसूर नहीं है, उसे संभालना चाहिए। वालिदैन अपने बच्चों को संभालना चाहिए। जिस तरह से एक चरवाहा भेड़ बकरियों को दरंदों से बचा के लाता है, उसी तरह से वालिदैन के ऊपर जिम्मेदारी ये है कि अपने फैमिली को, अपने घर के अफराद को तमाम तर खबासत से बचाने के लिए और दरंदों से बचाने के लिए उसके ऊपर कड़ी नज़र रखें और उनको सही तालीम दें। बिल्कुल सर, इंशाल्लाह हमें भी उम्मीद है कि जो वालिदैन ये प्रोग्राम देख रहे हैं, शेख साहब जो आपने अभी हिदायत की है उन पे इंशाल्लाह वो लोग अमल करें आइंदा आने वाले दिनों में। तो करप्शन इन लद्दाख इस्लामिक पर्सपेक्टिव से को लेकर आपसे एक सवाल होगा सर, क्योंकि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है करप्शन का। ये जो हो रहे सर दिन ब दिन अब तो घटना तो थोड़ा बढ़ते जाते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। एलजी लद्दाख का भी कहना है कि करप्शन को जो है जड़ से ख़त्म करना उनका मिशन है। साथ ही साथ मगर करगिल में करप्शन अब भी एक बड़ा जो है मसला बना हुआ है। आप इस मसले को एक इस्लामिक नज़रिए से कैसे देखते हैं और करप्ट अफसरों के लिए आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए, एलजी साहब के आने से पहले जब हमें ये खबर मिली कि भाई हमारे जो पहले, उससे पहले जो एलजी साहब थे, इसके बाद हमारे बीडी मिश्रा जी आ गए। जी जी, आने से पहले हमें खबर मिली कि आर्मी रिटायर्ड एक ब्रिगेडियर रिटायर्ड जो है पर्सनल आ रहे हैं यहाँ पे एलजी के तौर पे। तो हमें ये लगा था कि भाई आर्मी से जब आ रहे हैं तो बहरहाल डिसिप्लिन और करप्शन के ख़िलाफ़ बिल्कुल एकदम से, यानी हमें एक उम्मीद बन गया था कि हाँ करप्शन को बिल्कुल जड़ से उखाड़ के फेंक देगा। और उन्होंने कहा भी था कि भाई हम करप्शन को बिल्कुल जड़ से उखाड़ के फेंक देंगे। लेकिन अल्लाह बेहतर जानता है कि उनके आने के बाद जो है उनकी उस में कुछ सुस्ती हमें देखने को मिल रहा है। करप्शन के ऊपर वो ज़्यादा जो है फोकस नहीं दे पाए यहाँ, ख़ासकर लद्दाख में, बिल्कुल ख़ास तौर पर करगिल के अंदर। लिहाजा ये करप्शन जो है, यूँ समझ लीजिए हुसैन साहब, करप्शन इस्लाम की नुक्ता निगाह से एक आग की तरह, आग बिजली की तरह। करप्शन, रिश्वतखोरी ये बिजली की तरह है, ये जला के राख कर देता है, समझा। ये अपने के लिए जहन्नम को मुहैया करने के मुतरादिफ है। अर्राशी वल मुर्तशी किलाहुमा फिन्नार, रिश्वत देने वाला और रिश्वत लेने वाला दोनों जहन्नमी हैं दोनों। और रिश्वत का एक चीज़ जो साइंटिफिक तरीक़े से भी ये जो है प्रूव किया गया है कि हम जो कुछ भी करते हैं ना, ये एनर्जी होता है असल में, एक बैड एनर्जी या गुड एनर्जी। और रिश्वतखोरी एक ऐसी बैड एनर्जी है, वो जमा होते 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 जमा हो के जो है एक दिन ऐसा हो जाता है, वो उसका जो है उसकी आफत जो है या खुद पे गिर जाती है या उसके फैमिलियों में से किसी के ऊपर उसकी आफत को किसी न किसी तरह से आना है। कुरान के मुताबिक, पैगंबर के मुताबिक हराम लुक़मे का असर जो है ना, जो हराम तरीक़े से, गैर शरई तरीक़े से, गैर इंसानी तरीक़े से जो कमाता है, चाहे झूठ बोल के हो, धोखा दे के हो, चोरी करके हो, रिश्वतखोरी के ज़रिए हो, जिस तरह से भी हराम तरीक़े से वो माल जमा करता है, उसका असर जो है वो ख़ुद के ऊपर या उनके बाल बच्चों के ऊपर ज़रूर पड़ेगा, एक मनफी असर पड़ेगा और उनकी तबाही का वो सबब बनेगा। लिहाजा हमारे तो यही कहना है हमारा, एक मौलवी होने के नाते मैं तमाम ऑफिसरों से भी यही गुजारिश करता हूँ कि इस लानत से अपने आप को दूर रखें ताकि ख़ुद भी बचे रहे और अपने बच्चों के भी मुस्तकबिल जो है उनको कम से कम सर उठा के चलने के उनको का मौका मिल जाए। बिल्कुल। तो बहरहाल नाज़रीन, शेख अब्दुल्ला साहब जो है करप्शन को लेके, क्योंकि फ़तेह लद्दाख में अगर बिलखुसूस करगिल के अगर हवाले से बात करें तो करप्शन का मय्यार जो है घटने के बदले से बढ़ते हुए हमें नज़र आ रहे, तो उस पर भी जितने भी करप्टेड ऑफिसर्स हैं उनके लिए भी एक नसीहत और पैगाम शेख अब्दुल्ला साहब ने देने की कोशिश की। और साथ ही साथ और एक बड़ा इशू हमें करगिल लद्दाख में ड्रग्स अब्यूज़ को लेके आ रहे सर। यूथ इसमें बुरी तरह फंस चुके हैं सर, और आपने भी काफ़ी सुना होगा कि करगिल में बहुत सारे ड्रग्स बाहर से भी आ रहे हैं, बाहर के लोग इन्हें सप्लाई दे रहे हैं और उसमें हमारे यूथ जो है इसकी लपेट में आ रहे हैं। आजकल
करगिल में जो ड्रग्स का मसला है दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और बहुत से नौजवान जो है इसका शिकार हो रहे हैं। इस बढ़ते हुए मसले के लिए आप वालिदैन और साथ ही साथ नौजवानों को क्या नसीहत देना चाहेंगे सर? बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है सर ये। ड्रग्स के बारे में जहाँ तक मेरा ख्याल है, ड्रग्स जो है ना, ये सिर्फ करगिल का मसला है नहीं है, ये आलमी मसला है। जो इंसानियत दुश्मन जो ममालिक है ना, खासकर इंसानियत दुश्मन, जो इंसानियत का दुश्मन है, वो इंसान को इंसान की नज़र से नहीं देखता, बल्कि इंसान को एक खिलौने की तरह वो देखता है। तो लिहाजा वो क्या करते हैं, अपने मफाद के लिए, अपना पैसा बनाने के लिए दुनिया में ड्रग्स सप्लाई करना। आपने तो सुना होगा हर कंट्री में ड्रग्स पकड़े जाते हैं, अरबों डॉलर के, लाखों डॉलर के। कभी हिंदुस्तान में पकड़े जाते, कभी पाकिस्तान में, कभी ईरान में, कभी उधर। तो कुछ माफिया ग्रुप हैं जो लोगों की बर्बादी के लिए इन ड्रग्स को हर जगह पहुंचाने की कोशिश करता है। और उसी का एक हिस्सा ये है कि करगिल में भी बाहर से लोग आके ड्रग्स की आदी बनाने के लिए जो है, ख़ास तौर पर मैं जहाँ तक मेरा तजुर्बा है, जैसे मोची है, मोची लोगों के ज़रिए यहाँ ड्रग्स आ जाते हैं, या यहाँ पे नाई लोग जो है लेबर्स या लेबर्स हैं, इनके ज़रिए ड्रग्स आते हैं। वो किसी तरह से यहाँ के बच्चों को उसके आदी बना के जो है फिर उसी में फंसाने की कोशिश करते हैं। जब एक दो फंस जाता है ना, फिर वो दूसरों को भी उसमें इन्वॉल्व करने लगते हैं। इसी तरह चेन बनते जाता है। तो इसके लिए सद्देबाब जो है, इसका जो है, इसको ख़त्म करने का बेहतरीन तरीक़ा तो यही है कि वालिदैन जो है अपने बच्चों पर कड़ी नज़र रखें कि उनके साथ उनका दोस्त कौन है, उनका साथी कौन है। कोई अच्छे लोगों के साथ अपने बच्चों को जो है रहने की आदी बनाए, बुरे लोगों के साथ रहने की आदी ना बनाए। तो लिहाजा इस वबा से, इस ड्रग्स से बचने के लिए हर एक को हमें होशियार रहने की ज़रूरत है। चाहे हम समाज के जो जितने भी तबक़े हैं, वो भी, मजहबी इदारे भी, और ख़ास तौर पर वालिदैन जो है इस पे कड़ी नज़र रखें कि बच्चे जो है इस वबा का शिकार ना हो। बिल्कुल जी, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। आखिर में जो भी मेहमान में आता हूँ सर, मैं उससे एक पैगाम लेता हूँ सर, एक मैसेज लेता हूँ, उसके बाद में एक रैपिड फायर क्वेश्चन खेल के मैं इंशाल्लाह प्रोग्राम को मैं अख्तामी तरफ ले जाता हूँ। आखिर में रमज़ान का मुक़द्दस महीना भी चल रहा है सर, इस मुबारक महीने की फजीलत पर आप क्या कहना चाहेंगे, और साथ ही साथ करगिल के लोगों के लिए दुआ और नसीहत आप क्या देना चाहते हैं? देखिए, ये बाबरकत महीना वहाज़ा शहरुन, ये वो महीना है अज़्ज़मतहु, जिसको खुदावंद आलम ने अज़मत अता की है इस महीने को, व करमतहु, करामत अता की है, व शरफ़तहु, शराफत अता की है। और इस महीने का जो है, इस महीने को 3 हिस्सा किया जाता है। पहला 10 दिन जो है वो है न्यामत, वो 10 दिन तो हमसे निकल गए, दूर हो गए। अल्लाह की न्यामतों से हमें सरफराज होने का खुदा ने मौका दिया था, वो दिन चले गए। फिर उसके बाद रहमत, अब रहमत में हम दाखिल हो गए, बीच वाला। तो रहमत से हमें इस्तिफादा करने के, अल्लाह की फैज़ से ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए। दुआ, मुनाजात, सदका, खैरात, और ख़ास तौर पर जो है अपने रिश्तेदारों से ताल्लुक़ात कायम करना, दोस्त अहबाब से ताल्लुक़ात कायम करना, यानी क़त्ल ताल्लुक़ ना करना, सिले रहम करना कहते हैं इसको, सिले रहम करना। और इस महीने में सबसे बेहतरीन जो है इबादत जो है वो है सिले रहम करना, सदका खैरात देना, और ये सब चीज़ें जो हमें इंशाअल्लाह रहमान इस महीने में हमें इस फैज़ से महरूम नहीं होना चाहिए। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। शेख अब्दुल्ला जलीली साहब हमारे साथ जुड़े हुए थे। ओवरऑल हमें उम्मीद है आपको ये प्रोग्राम जो है, इंटरव्यू काफ़ी पसंद आए होंगे। इसके बाद शेख साहब मैं एक रैपिड फायर, जो भी मेहमान को मैं दावत देता हूँ सर, मैं कोशिश करता हूँ सर उनसे रैपिड फायर यानी कि आपके पर्सनल प्रेफरेंस से कुछ सवालात मैं आपसे पूछूंगी सर, उसको आप एक वर्ड में जवाब देने, या एक सेंटेंस में नहीं तो या यस या नो में, क्योंकि पूरा लंबा करके आपको एक्सप्लेन नहीं करने सर, शॉर्ट में रैपिड फायर में आप ये क्वेश्चन खेलेंगे सर। मैं कोशिश करूँगी 10-15 सवाल आपसे फास्ट पूछे, तो आप रेडी है ना सर? सबसे पहला सवाल यही होगा सर, केडी एपेक्स का एजेंडा सही या गलत? केडी और एपेक्स का एजेंडा जो चल रहा है,
बहरहाल फिलहाल हम न इसको सही कहेंगे ना गलत कहेंगे हम इसको। चलिए, सोनम वांगचुक का प्रोटेस्ट सही है गलत? अगर सबके साथ मिल के करते तो वो ज़्यादा अच्छा होता। करप्ट ऑफिसर के लिए एक शब्द। करप्ट ऑफिसर जो है वो जालिम हुआ करता है, और जालिम का अंजाम जो है वो जहन्नम है, और दुनिया में भी उसको खैर नहीं होगा, आखिरत में भी। करगिल के नौजवानों का सबसे बड़ा मसला? सबसे बड़ा मसला जो है वो है बेरोजगारी। लद्दाख का सबसे बड़ा चैलेंज? अपनी शिनाख्त का मसला है, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी। सबसे यही चैलेंज हमें है इस वक्त यूटी के अंदर। रमजान का एक पैगाम, एक वर्ड में? तकवा। तकवा। तकवा इलाही। तकवा रमजान इलाही। में यही आपका पसंदीदा डिश? खुला है। खुलक खाते हो आप? हमेशा खाते हो? बिल्कुल। चाहे रमजान हो या रमजान के? में पहले से लेकर आखिर तक मैं खुला खाता हूँ। सबसे पसंदीदा सफर, ट्रेवल? मेरा पसंदीदा सफर सीरिया रहा है। या सीरिया? शाम। हाँ, शाम। बिल्कुल जी। बिल्कुल। दुनिया का एक लीडर जो पसंद हो आपको, दुनिया का, इंटरनेशनल लेवल की है? इमाम खुमैनी रज़ियल्लाहु अन्हु। एक मुल्क जहां दोबारा जाना चाहे? हम सीरिया जाना चाहेंगे। सीरिया दोबारा जाना। जी। अगर मौका मिले तो आप लाइफ में एक बार कहाँ सेटल होना पसंद करोगे? पश्चिम। पश्चिम में, जहाँ भी आप? पश्चिम में, जहाँ मैं इस वक्त रहा हूँ। पसंदीदा किताब? कुरान। एक शख्सियत कोई भी हो सकता है जिसे आप आइडियल मानते हैं? मासूम में से या गैर मासूम की बात कर रहे हैं आप? पहले मासूम फिर गैर मासूम। मासूमीन में हम हज़रत अली को आइडियल मानते हज़रत अली अलैहिस्सलाम। और गैर मासूम में इमाम खुमैनी और आगा खामने को माशाअल्लाह, अपना आइडियल मानते। माशाअल्लाह। करगिल का सबसे खूबसूरत इलाका? सबसे खूबसूरत तो सुरुवैली है। बहरहाल इसमें सोचने की हमें ज़रूरत है नहीं। सुरुवैली जो अभी रिसेंटली जोग्राफिया ने बेहतरीन टॉप डेस्टिनेशन में जैसे आजकल रिकॉग्नाइज सोशल किया। मीडिया पे भी सुरुवैली का बहुत चर्चा हो रहा अच्छा, आपको सुरुवैली आपके फेवरेट है? जी जी। बिल्कुल। एक लफ्ज में अपनी जिंदगी का मकसद, एक लफ्ज में, इन वन वर्ड, मकसद है जिंदगी। मेरा ज़िंदगी का मकसद जो है इस्लाह मुआशरा है। इस्लाह मुआशरा। बिल्कुल। कौन सा पसंद है, सरकारी काम या तबलीग? तबलीग। मेरे को जबकि एक चीज़ मैं आगे बोलना चाहता हूँ, जो भी खुदा की रज़ायत के लिए काम करता है ना, चाहे वो सरकारी हो या गैर गैर सरकारी। सरकारी, जिसमें खुदा की रज़ायत हासिल हो तो वो बहरहाल वो दीनी ही उमूर में से है। चाहे वो इल्म हो, जैसे डॉक्टरी है, इंजीनियरिंग है, ये सब कुछ अगर माशरे के ज़रूरियात में से है और खुदा के खुशनुदी के लिए अगर ये सब कर रहे हों तो वो भी इस्लामी तालीमात में शुमार होते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। कीनिया या सीरिया? सीरिया को मैं तरजीह दूंगा। इस्लामिक तालीम या दुनियावी तालीम? बहरहाल इन दोनों को साथ लेके चलना मैं पसंद करूंगा। कारगिल का सबसे बड़ा मसला? करगिल का सबसे बड़ा मसला? बहरहाल करगिल का सबसे बड़ा मसला ये है कि हमें इस वक्त इत्तेहाद की ज़रूरत है। इत्तेहाद की ज़रूरत है। सबसे बड़ा मसला जो हमें जो नज़र आता है वो इख्तिलाफात है। इख्तिलाफात बहुत बड़ा मसला है। आपके लिए करगिल से, लद्दाख की बात कर रहा हूँ, करगिल लद्दाख से आपके लिए सबसे करीबी शख्सियत जो अभी तक रहा हो करगिल? करगिल के अंदर, लद्दाख के अंदर, करगिल लद्दाख के अंदर इस वक्त जो सबसे करीबी शख्सियत, चाहे या मरहूम हो या अभी हो, कोई बात नहीं, मतलब सबसे करीबी कौन रहा है आज तक? बहरहाल सबसे करीबी तो शेख अहमद मरहूम मोहम्मदी रहा है और शेख ताहा साहब रहे, शेख मूसा शरीफी मरहूम रहे। तो ये बुजुर्ग लोग हमारे करीबी रहे। उसके बाद तो हम में जो है बहरहाल
अभी जो मौजूदा कोई करीबी नहीं है। शख्सियतों में से बहरहाल मैंने कुर्बत की कोशिश नहीं की, हो सकता है अच्छा अच्छा, बिल्कुल। सबसे यादगार जगह जहां आपने तालीम हासिल की? सबसे यादगार जगह शाम है, सैयदा ज़ैनब। सही। आपका सबसे पसंदीदा काम फ्री टाइम में? फ्री टाइम में मुताला, स्टडी। एक लफ्ज में करप्शन को कैसे डिस्क्राइब करोगे? करप्शन बिल्कुल हराम है, और लुक़्मा हराम जो है वो कभी भी इंसान के हक़ में बिल्कुल वो सही नहीं है। अगर एक चीज़ जो बदल सकते हो? क्या मतलब एक चीज़? जो भी, एनीथिंग, सोसाइटी में, कौम में, या अपने आप में, या फैमिली में, तो क्या बदलोगे आप, या रीजन में? क्या बदलना चाहोगे आप? इख्तिलाफात तो आपने बोला पहले वाले क्वेश्चन में, इसमें आप क्या बदलना चाहोगे? बहरहाल मेरा तो यही हो है कि नफ़रत को मोहब्बत में। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, माशाल्लाह। आपके नज़र में असल इंसान कौन? असल इंसान वो है जो इंसानी उसूलों और दीनदारी की राह पर चले। बिल्कुल। रमज़ान का सबसे अहम अमल? रमज़ान का सबसे अहम अमल तो बहुत से हैं रमज़ान मुबारक में, उसमें से लेकिन बेहतरीन अमल जो है रमज़ान मुबारक में कुरान की तिलावत और बाकी सिले रहम बिल्कुल पैदा करना। जी बस सर, आखिरी सवाल होगा रिपीट फायर का। रमज़ान की सबसे पसंदीदा चीज़? तिलावत कुरान। माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ हज्जतुल इस्लाम शेख अब्दुल्ला जलीली साहब हमारे साथ जुड़े हुए थे। तो चलते चलते आखिर में सर, अगर आप चाहें तो जितने भी आपके फ़ैन फॉलोवर्स से जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं उनके लिए मैं चाहता हूँ सर दुआए खैर के साथ इंशाल्लाह ये प्रोग्राम बस खत्म करो, उसके हमारी बाद मैं इख्तितामी तरफ ले जाता हूँ। यही दुआ है हुसैन साहब, परवरदिगार हम सबको इस मुआशरे में एक दूसरे से मोहब्बत, एक दूसरे से उल्फत, एक दूसरे की हमदर्दी, एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक होकर एक साथ चलने की परवरदिगार हम सबको तौफीक अता करे। आमीन या अल्लाह। और जितने भी अख्तिलाफ़ात हैं वो अख्तिलाफ़ात जल्द से जल्द दूर हों, सब एक ही प्लेटफॉर्म पे, सब एक ही सफ़ में खड़े होकर जो है हमें बंदगी करने की खुदा तौफीक अता करे। आमीन या अल्लाह। और परवरदिगारा इस माह मुबारक में न सिर्फ हम गुनाहगार बंदे, हमारे अलावा जितने भी हमें हमारे ज़वील हुकूक हैं, जितने भी हमारे मरहूमीन हैं, जिनके घर पर, जिनके घर में, जिनके ज़मीन पर हम रह रहे हैं, वारिस के उन्वान से परवरदिगार हमारे तमाम मरहूमीन को भी इस माह मुबारक की तुफ़ैल में बख्श दे। परवरदिगार हमारे गुनाहों को भी बख्श दे और तमाम मज़लूमीन जहान को सब्र तहम्मुल अता फरमा। परवरदिगार तमाम उलमा, फ़ुक़हा, मराज अज़ाम को खुदा अपने हिफ्ज़ हिमायत में रख। परवरदिगार जमहूरी इस्लामी ईरान खुदा उनको हिफ्ज़ हिमायत फरमा। परवरदिगार हम सब की आक़िबत बख़ैर फरमा और हमारे इमाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि। शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जलीली पश्चिम का सफ़र एक शख्स की कहानी नहीं बल्कि एक मिसाल है उन सब लोगों के लिए जो इल्म, दीन और इंसानियत की खिदमत को अपनी ज़िंदगी का मकसद बना लेते हैं। उन्होंने न सिर्फ तालीम को फ़रोग़ दिया बल्कि मजहबी एकता का पैगाम भी फैलाया, जिसमें हर शख्स को अपनी जगह मिलती है, जहाँ इख्तिलाफ़ात नहीं सिर्फ मोहब्बत और भाईचारा है। उनकी ज़िंदगी का एक सबक है कि सिर्फ इल्मी मर्तबा या मजहबी मकाम काफ़ी नहीं होता जब तक हम अपने इल्म और इबादत को लोगों की भलाई के लिए इस्तेमाल न करें। वो एक आलिम होने के साथ साथ एक समाजी रहनुमा भी है, जिन्होंने हर मोड़ पर मज़लूम की आवाज़ उठाई और हक़ के लिए लड़ने का जज्बा रखा। आज जब हम इनकी गुफ्तगू का अंजाम दे रहे, एक आखिरी सोच दिल और जहन में उठती है, अगर हम सब शेख अब्दुल्ला जलीली साहब की तरह इल्म, एकता और इंसानियत का जज्बे से भर जाए तो हमारी दुनिया कितनी बेहतर जो है वो हो सकती है। शेख साहब
आपका सफ़र सिर्फ आपकी नहीं बल्कि पूरी एक नस्ल का रहनुमा है। आपका पैगाम हर उस शख्स तक पहुँचे जो इल्म और इंसानियत की रोशनी से दुनिया को रोशनास करना चाहते हैं। शुक्रिया शेख अब्दुल्ला जलीली साहब, आपकी गुफ्तगू सिर्फ एक इंटरव्यू नहीं बल्कि इल्मी और रूहानी जो है एक सफ़र था। फिर से एक बार पूरी टीम की जानिब से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद होगी आपको ये प्रोग्राम जो है आपको पसंद आएगा। आपकी तरफ से भी कोई भी सजेशन, कमेंट या फीडबैक हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हो। उसके अलावा भी मेरा पर्सनल हमारा व्हाट्सएप नंबर जो है आपको स्क्रीन पे हमने डिस्प्ले कर रखी है 9419269150। डायरेक्ट आप हमें मैसेज भी आप कर सकते हैं। इस समय ओवरऑल इस प्रोग्राम में मेरे साथ दे रहे थे इलियास अहमद चोमल जो मास्टर कैमरा हैंडल कर रहे थे, साथ ही साथ लियाकत अली साबरी जो है सेकेंडरी कैमरा पर थे, और ओवरऑल स्टूडियो इंचार्ज जो थे वो हमारे लकी अली साहब थे। कोशिश करेंगे अगले हफ्ते किसी और एक शख्सियत के साथ, किसी और एक लीडर के साथ आप लोगों के साथ रूबरू हो। खत्े लद्दाख के साथ साथ कारगिल डिस्ट्रिक्ट के बाकी ओवरऑल अपडेट्स के लिए आप बने रहे हमारे साथ। इसी के साथ मैं और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। For more updates, subscribe to our channel Kargil Today. Click the show links and enjoy watching the videos. Like us on Facebook and follow us on Instagram. Keep watching Kargil Today. Keep enjoying Kargil Today, the only voice of Kargil Ladakh.